नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की खास खबरों के साथ। भारत पाक के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। तो लीजिए, पेश है चुनिंदा और धारदार खबरें, यानी वो खबरें जो हकीकत की तह में जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगी। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का मसला लगातार टेढ़ा होता जा रहा है। इस सिंधु जल संधि को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत भारत अपने हितों के अनुसार बनाना चाहता है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन भारत अपने हिस्से का पानी जरूर लेगा। ये खास रिपोर्ट। भारत का पाक को एक और झटका। भारत ने ठुकराई पाकिस्तान की सिंधु जल संधि बहाली की मांग। भारत अब जल संधि को लेकर पुरानी शर्तों पर नहीं मानेगा। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भेजी गई अपील पर भारत सरकार विचार नहीं करेगी। अब नए सिरे से तय होंगी शर्तें। भारत ने ये तय कर लिया है कि सिंधु जल संधि को बहाल करने की पाकिस्तान की गुजारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को अब भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ रिनिगोशिएट किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस सिंधु जल संधि को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है। भारत अब जल संधि को लेकर पुरानी शर्तों पर नहीं मानेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भेजी गई अपील पर भारत सरकार विचार नहीं करेगी। भारत अब इस संधि को दोबारा तय करना चाहता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और भारत के हितों के अनुरूप संशोधित सूत्रों के अनुसार भारत का मानना है कि सिंधु जल संधि सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी थी। उस समय गुडविल और मित्रता के आधार पर तय की गई थी, लेकिन बीते 3 दशकों में पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देकर उस भरोसे को तोड़ा है। भारत इस संधि को अब 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार दोबारा रिनिगोशिएट करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक संधि को उस समय की इंजीनियरिंग और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जब ना तो जनसंख्या इतनी थी और ना ही जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना था। अब बढ़ती जनसंख्या, ग्लेशियरों के पिघलने, नदियों में पानी की घटती मात्रा और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए इस संधि की समीक्षा जरूरी हो गई है। भारत का ये भी मानना है कि पाकिस्तान बार बार रिनिगोशिएशन में अड़चन डालता रहा है और इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन वो अपने हिस्से का पानी जरूर लेगा। सिंधु जल संधि एक दीर्घकालिक परियोजना है और इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान की ओर से भारत विरोधी कोई गतिविधि ना हो। पाकिस्तान की हालिया अपील को लेकर सूत्रों का कहना है कि भारत अब पुराने ढांचे में वापसी नहीं करेगा। सरकार का रुख साफ है कि अब जल साझेदारी की बातचीत भारत के रणनीतिक और पर्यावरणीय हितों के अनुरूप ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बाद 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साफ कह चुके हैं कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि इस्लामाबाद से समर्थित सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से रोक नहीं दिया जाता। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 सैलानियों की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के जवाब के रूप में सबसे पहले सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। इससे पाकिस्तान जल संकट से जूझ रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। जासूसी मामले में गिरफ्तार ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के बाद जांच एजेंसियों को करीब 1 दर्जन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में भले ही कामयाबी मिली। जासूसी मामले की आरोपी ब्लॉगर से एनआईए टीम उसके बार बार पाकिस्तान जाने, आतंकी हमले से पहले जनवरी में पहलगाम विजिट और पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग आधारित ब्लॉग बनाने को लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि एजेंसी को सातिर दिमाग वाली ज्योति से सच उगलवाना टेढ़ी खीर बना हुआ है, इसलिए गुरुवार को ब्लॉगर मामले में एजेंसियों द्वारा उसकी रिमांड बढ़वाने के प्रयास किया जाना तय माना जा रहा है। वहीं सैन्य अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री द्वारा की गई विवादित टिप्पणी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसआईटी गठित करने के आदेश के बाद देश की सुरक्षा से जुड़े इस मामले में
रिमांड अवधि बढ़ना आसान माना जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जासूसी मामले की जांच कर रही एनआईए टीम ज्योति मल्होत्रा के महज 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जाने के सवाल का जवाब तलाश रही है। साथ ही ब्लॉगर के पहलगाम जाने और आतंकी हमले की टाइमिंग को जोड़कर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर से एनआईए टीम सोमवार को करीब 7 से 8 घंटे जांच संबंधी मगजमारी करती रही। हालांकि टीम को कुछ खास हाथ नहीं लगा, सिवाय इसके कि ज्योति ने अपनी पाकिस्तानी यात्राओं को लेकर कबूल किया। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तमाम सवाल जड़ने के बाद भी इससे जुड़ा कोई लिंक एजेंसी के हाथ न लग सका। एजेंसी लगातार कोशिश करती रही कि पहलगाम हमले के दौरान ज्योति अपनी लोकेशन सहित जुड़ाव साबित करने वाली जानकारी उपलब्ध कराए। सूत्र बताते हैं कि भारतीय जांच एजेंसी को पाकिस्तान की साफ छवि दिखाने, वहां रह रहे हिंदुओं के प्रति सद्भावना के वीडियो बनाने और पहलगाम से जुड़े वीडियो अपलोड करना अखर रहा है। वायरल हो रहा एक वीडियो में ज्योति पहलगाम हमले में शिकार होने वालों को कसूरवार ठहराती दिखाई देती है। इसी वीडियो में ब्लॉगर द्वारा आतंकियों के मददगारों को लानतें देने को एजेंसी भ्रमित करने का सोचा समझा प्रयास मानकर चल सकती है। ब्लॉगर की दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात दानिश से अंतरंगता सामने आना एजेंसी को चौकन्ना कर रही है। एक वीडियो में मुलाकात के दौरान ज्योति काफी बेतकल्लुफी से दानिश को संबोधित करती दिखाई देती है, जबकि वही मौके पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति ब्लॉगर को काफी अदब के साथ अपना परिचय देता मिलता है। ब्लॉगर एक वीडियो में स्वयं को खाने पीने की काफी शौकीन बताती दिखती है। यही नहीं, इन दिनों उसके स्विम सूट सहित लग्जूरियस लाइफस्टाइल साबित करने वाले फोटो और वीडियो की बाढ़ सी देखने को मिल रही है। ये सब वो चीज है जो जांच एजेंसियों को आगे होने वाली पूछताछ में उम्मीद बांध रही है। यौम पाकिस्तान जैसे आपका जो है ना 26 जनवरी ऐसे ही हमारे 23 मार्च है। इसके खिलाफ पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। ये हाँ नेशनल डे है ये हमारा, और इसमें रिपब्लिक तो यौम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था। तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देखिए। पाकिस्तान जाने को वीजा जरूरी था, इसीलिए उच्चायोग गई। रिमांड कस्टडी के दौरान खाली समय घुटना पकड़ बैठी रहती ज्योति। दानिश से अपने संबंधों पर ब्लॉगर ने साध रखी है चुप्पी। गोपनीय जानकारियां साझा करने पर नहीं उगल रही सच। रिमांड अवधि में अब तक ब्लॉगर ज्योति से कोई मिलने नहीं पहुंचा। ज्योति द्वारा खाना नाश्ता को लेकर अरुचि जताने का सिलसिला जारी। पहलगाम हमले को लेकर जारी वीडियो में पीड़ितों पर मड़ा दोष। आतंकियों का साथ देने वाला हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। जासूसी मामले में सर्वाधिक पंजाब के 5 लोग शामिल हैं, जिनमें जलंधर के मोहम्मद मुर्तजा अली और गुरदासपुर के सुखप्रीत सिंह व करणवीर सिंह के अलावा गजाला और यासीन भी शामिल हैं। इसी तरह हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा, अरमान, तारिफ व देवेंद्र सिंह ढिल्लों शामिल हैं। यही नहीं, यूपी के मुरादाबाद के शहजाद और कैरान के नोमन इलाही भी पुलिस सहित जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। बता दें कि पंजाब कुछ समय पहले तक आतंकवाद से जूझता रहा है। साथ ही इस राज्य की सीमा पाकिस्तान से जुड़ी है, इसीलिए यहाँ देश विरोधी तत्वों की आमद अधिक आसान मानी जाती है। वहीं दिल्ली से जुड़े यूपी के कुछ जिलों को भी संवेदनशील श्रेणी में माना जाता है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा, अरमान नूह हरियाणा, तारिफ नूह हरियाणा, देवेंद्र सिंह ढिल्लों कैथल हरियाणा, मोहम्मद मुर्तजा अली जलंधर पंजाब, गजाला पंजाब, यासीन मोहम्मद पंजाब, सुखप्रीत सिंह गुरदासपुर पंजाब, करणवीर सिंह गुरदासपुर पंजाब, शहजाद मुरादाबाद यूपी, नोमन इलाही कैराना यूपी।
ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा जासूसी मामले की सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर देखी जा रही हैं। स्वयं को सोशल मीडिया आईडी सहित यूट्यूब वीडियो में उसके न सिर्फ पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों के साथ संबंधों का खुलासा होता है, बल्कि राजधानी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में उसकी मजबूत पकड़ भी साबित हो रही है। इसीलिए जांच एजेंसियां ज्योति से लगातार जानकारियां जुटाने की कोशिशों में लगी है। हालांकि ब्लॉगर का कबूलनामा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो और इंस्टाग्राम अकाउंट मिलाकर लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनका उपयोग कर वह पाकिस्तानी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए तैयार कर रही थी। पुलिस के अनुसार ये एक तरह का नैरेटिव वॉरफेयर है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एजेंट के रूप में विकसित किया जाता है। हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि रविवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी HSGMC की सहभागिता भी सामने आई है। कमेटी के पर्यटन और IT संबंधी कामकाज संभालने वाले हरकीरत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हरकीरत पर यह आरोप है कि उसने ब्लॉगर ज्योति को 2 बार पाकिस्तान का वीजा दिलाने में मदद की थी। पाकिस्तान यात्रा के लिए जत्थों में शामिल लोगों के लिए वीजा का प्रबंध करता था। हरकीरत सिंह मूल रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र का निवासी बताया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि HSGMC में कौन-कौन से लोग इस नेटवर्क से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद करने वाले 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई देहरादून और हरिद्वार जिलों में चल रहे घुसपैठियों की पहचान के विशेष सत्यापन अभियान के तहत की गई है। वहीं लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, आरोपी मुनीर चंद्र राय ने पूछताछ में बताया कि वह 16 वर्ष की आयु में राधिकापुर बॉर्डर कल्याणगंज पश्चिम बंगाल से अपने मामा के घर धनकल कल्याणगंज आया था, जहां वह 2 वर्ष रुका। उसके बाद आरोपी मुनीर ने नोएडा में 2 साल तक काम किया, फिर अपने मामा के पास वापस लौट गया। मुनीर ने वर्ष 2016 में पूजा रानी से विवाह किया। पूजा रानी का ये दूसरा विवाह है, जिसके पूर्व पति शमशूर का देहांत हो चुका था। पहले पति से महिला के 2 लड़के हैं, जिनमें से एक लड़का राजस्थान में रहता है और दूसरा महिला के साथ देहरादून में रहता है। मुनीर से महिला की 2 लड़कियां हैं। साल 2016 में झज्जर राजस्थान में आरोपी मुनीर ईंट भट्टे पर काम करता था, जिसके बाद मुनीर वापस बंगाल अपने मामा के घर चला गया था। वर्ष 2023 में अलाउद्दीन को बांग्लादेश से भारत आने में सहायता की और उसको लेकर हरवाला देहरादून आया। मुनीर ने हरवाला देहरादून में निर्मित कैंसर हॉस्पिटल में कार्य किया। इसके बाद मुनीर वापस चला गया। उसके बाद नूर इस्लाम ने मुनीर की बांग्लादेश से भारत आने में सहायता की तथा मुनीर को लेकर देहरादून आया तथा अलग अलग जगह कार्य करता रहा। फिलहाल मुनीर क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में अपनी पत्नी पूजा रानी व अन्य बांग्लादेशी 4 व्यक्तियों के साथ मजदूरी कर रहा था। वर्तमान में मुनीर के साथ इसकी बीवी पूजा रानी उर्फ रेशमा व 2 बेटियां निवास कर रही थी। देहरादून के SSP अजय सिंह ने बताया कि शनिवार को क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में SOG लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया।
इस सत्यापन अभियान के दौरान इसमें 5 संदिग्ध जो है बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे और एक यहाँ पर भारतीय नागरिक भी इनके साथ जो इनके साथ निवास कर रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। समस्त पूछताछ में पता चला है कि ये लोग विभिन्न समयों में बॉर्डर क्रॉस करके जो है विभिन्न जगहों पर रहते हुए यहाँ देहरादून समय समय पर आए थे और कुछ माह पूर्व ही यहाँ पर जो है निवास करते हुए यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे थे। और इसके साथ ही इनके पास से जो अवैध जो यहाँ के वोटर आई कार्ड भी, ये आधार कार्ड भी मिला, साथ ही साथ बांग्लादेश के भी 2 आधार कार्ड जो कहेंगे वहाँ का जो रिकॉग्निशन कार्ड है वो मिला था। इसके बाद जो इसमें समस्त पूछताछ में 2 व्यक्तियों के नाम इसमें प्रकाश में आए जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर जिनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए गए फेक, और साथ ही साथ अलग अलग चैनल से जगह जगह भेजा जाता है। साथ ही साथ इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं जिससे वो यहाँ पर आकर विभिन्न स्थानों पर रह सके। इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जो भी जानकारी इसको शेयर किया जाएगा। कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले 7 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है। आखिर ये बांग्लादेशी यहाँ घुसे कैसे यहाँ रह रहे, क्यों इसकी अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं है, जबकि हर वर्ष सत्यापन पहले से किया जाता था जिसको पुलिस और वहाँ का लोकल प्रशासन करता था। क्या वो प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा था? और आज एक पकड़े गए हैं, इसका मतलब फेलियर है इंटेलिजेंस का भी और सरकार का भी। सरकार क्या कर रही थी, आँख बंद करके बैठी हुई है। और इसको भी मेरे को लगता है कि जैसे पाकिस्तान से युद्ध को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होगी बीजेपी की सरकार को ये बताना चाहिए आखिर घुसे कैसे और कब से यहाँ रह रहे हैं, क्यों आपने जांच पड़ताल नहीं की? जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब आप जांच कर रहे हैं। अभी तक आपका प्रशासन लाइव कहाँ थी? जिनकी जिम्मेदारी है कि कौन रह रहे उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पूरी तरीके से सरकार और तंत्र का फेलियर है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लंबे समय से रह रहे 5 बांग्लादेशी व 1 भारतीय महिला के साथ 4 नाबालिग बच्चे भी साथ में रह रहे थे। देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में सत्यापन की कार्यवाही के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर वैध दस्तावेज मांगे गए थे, तो कोई भी बांग्लादेशी वैध दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा नहीं दिखा पाया। इस दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक मुनीर चंद्र राय से पटना, बिहार व पश्चिम बंगाल के 2 अवैध आधार कार्ड बरामद हुए और कृष्णा व निर्मल राय से बांग्लादेश की आईडी बरामद हुई। सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर निवास करने के अपराध में और भारतीय महिला को षड्यंत्र के तहत बांग्लादेशी नागरिकों की सहायता करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ही वोट बैंक के खातिर बाहरी व्यक्तियों को यहाँ लाकर बसाती है और फिर अतिक्रमण को लेकर राजनीति करती है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा मानना रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बने जहाँ पर नशा मुक्त हो, जहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहाँ पर रोजगार युक्त हो और जो वह पलायन से रुकावट हो, ऐसे राज्य की हम स्थापना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है वो इतनी भ्रष्ट है, इतनी क्या नाम उसको कहते हैं, तानाशाही है कि वो वोट बैंक के लिए ही अभी से बांग्लादेशियों को यहाँ शरण दे रहे हैं और बाद में इन्हीं बस्तियों को उखाड़ने और बसाने के चक्कर में ये फिर अपना वोट बैंक बनाएंगे और अपनी राजनीति करेंगे। इनको उत्तराखंड के जो ओरिजिनल मूल निवासी हैं, जिनके लिए हम इतना पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में इनको कभी सोचना नहीं है। हम इस बात का घोर विरोध करते हैं और शासन प्रशासन की इसमें उनकी नाकामी, उनकी फेलियर इसको समझते हैं। जहां की बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर उत्तराखंड में रह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात वर्तमान सत्ताधारी सरकार को है। देखिए, प्रशासन की तरफ से वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है जिसमें घर घर में चेकिंग हो रही है और जिस प्रकार से अभी 4-5 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, पूरे जगहों पे जहाँ पे हमको शिकायतें मिली हैं और ऐसी सूचनाएं मिली हैं वहाँ पे हम लोग छापामारी कर रहे हैं और ये विस्तृत रूप से पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो भी अवैध तरीके से उत्तराखंड में रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब तक जानकारी के मुताबिक भारतीय महिला ने इन बांग्लादेशी नागरिकों को देश में शरण दिलाने और रहने में सहायता की थी। इस आधार पर उसे भी षड्यंत्र और सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 4 नाबालिग बांग्लादेशी बच्चों को पुलिस ने तत्काल संरक्षण में लिया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले की जांच
मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और LIU के संयुक्त टीम कर रही है। साथ ही राज्य में लगातार बाहर से आ रहे नागरिकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस घर घर जाकर सत्यापन कर रही है ताकि पता लग सके कि प्रदेश में कोई बाहरी तत्व आकर इस प्रदेश का माहौल खराब ना कर सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। पेशेवरों के शहर बेंगलुरु में रहते हुए अपनों से मिलने की ख्वाहिश में लखनऊ के गोमती नगर आया भाई अपने ही बड़े भाई का काल बन गया। छोटे भाई के सिर पर वहसियतपन का जुनून कुछ इस कदर सिर चढ़ा कि चाकू से ताबड़तोड़ 2 दर्जन वार करने के बाद भी जी न भरने पर निर्दयता से गर्दन रेत डाली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित विजय खंड 2 में रहने वाले सब्जी विक्रेता राम दुलारे के बड़े बेटे 27 वर्षीय बाबूलाल को बीती रात उसके छोटे भाई ने चाकू से ताबड़तोड़ कई वार करते हुए हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्याभियुक्त पर जान लेने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि बेदम पड़े भाई का गला भी रेत डाला। मृतक की मां माइका देवी ने बताया कि बाबूलाल की नशेबाजी की लत के चलते शादी नहीं हो पा रही थी और पूरा परिवार परेशान भी रहता था। हमेशा की तरह भी वो परिवार के लोगों को अनाप शनाप अपशब्द बोल रहा था। छोटे बेटे सनी द्वारा विरोध जताने पर मारपीट पर आमादा हो गया और झोपड़ी से चाकू व बांका उठाकर आत्महत्या करने की चेतावनी देने लगा। बड़े भाई की नशेबाजी से झुंझलाकर छोटा बेटा सनी आवेश में आ गया और चाकू से बाबूलाल पर 24 से ज्यादा वार कर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। चीख पुकार सुन इकट्ठा हुए आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी पहले घटना हादसा बताता रहा, लेकिन बाद में पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने नशेबाजी के विवाद में चाकू मारने की बात कबूल कर ली। हम उनके मामा हैं। रात में कोई कांड हुआ है सर, लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई बात भी हुई है। अब इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे सुबह पता चला तो मैं आया यहाँ पर। क्या आप लोगों को परिवार के लोगों ने क्या बताया, क्या हुआ? बस यही बताया कि पिए हुए था ज़्यादा, बवाल हो गया, बस और कोई बात नहीं। दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी? ये तो नहीं सर, मुझे मालूम। जो मरा है वो कौन और जो जिसकी लड़ाई हुई थी वो कौन है आपके? दोनों लोग कौन थे आपके? वो तो हमारा भांजा है। तो भांजा कहाँ रहता था? बेंगलोर में रहता था? कहाँ रहता था? बड़ा वाला तो बेंगलोर में रहता था। बेंगलोर में रहता था। अच्छा, जिसकी डेथ हुई है वो कहाँ रहता था? ये तो गोमती नगर में रहता था। कब आया था बेंगलोर से वो? आज मुझे पता चला कि वो 12 के आसपास आया था। 12 तारीख को? 12 तारीख को। अच्छा, आपस में कुछ कहा सुनी, नशे में कहा सुनी हुई दोनों की? अब सर ये चीज़ तो हमें पता मालूम नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे तो खाली सुबह ये मालूम हुआ कि ऐसी सी बात हो गई है, तो मैं चला आया। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से प्राप्त साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। प्रथम दृष्टता मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए दिखाई देते हैं। पूछताछ में आरोपी सनी ने स्वीकार किया कि बड़े भाई की नशेबाजी की लत से परेशान परिवार रहता था। घटना के वक्त भी नशे में उसने चाकू से हमला किया, जिससे बचाव करते हुए चाकू से किए गए हमले में उसकी मौत हो गई। पुलिसिया जांच में सामने आया कि आरोपी सनी बेंगलुरु में पेशे से कुक है। अपने परिजनों से मिलने के लिए वो करीब 8 दिन पहले ही अपने घर लखनऊ आया था। अपनों के बीच हंसी खुशी दिन बिताने पहुंचने के बाद पारिवारिक कलह से वो आपा खो बैठा और आत्महत्या करने की धमकियां दे रहे बड़े भाई की हत्या हो गई। निश्चित तौर पर अति किसी भी चीज की बुरी होती है, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि अंधाधुंध शराब के इस्तेमाल ने ही 27 वर्षीय बाबूलाल की जान ले ली। हालांकि अब कानून ये तय करेगा कि आरोपी मृतक के छोटे भाई का कसूर क्या है और कितना है। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की खास रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।